इकरार हसन साहब का एक एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे एक उनकी वीडियो चल रही है और उनका कुछ झगड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे एक इमिग्रेशन के ऑफिसर के साथ, और कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। वही गुफ्तगू हमने भी सुनी है। फिर उसके बाद मैंने इकरार हसन साहब का पूरा जो है वो व्लॉग भी सुना है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आ चुका है पूरा तफसीली, वो भी सुना है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि हमने और इकरारुल हसन ने, मैंने और इकरारुल हसन ने एआरवाई में एक तवील अरसा इकट्ठे काम किया है और अब भी हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, राब्ता है। और जो एक अच्छे कोलीग्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, गपशप लगाते हैं। फ़िक्री नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं, सहाफ़ती इख्तलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन एक ताल्लुक बरकरार रहना चाहिए और बर्दाश्त का ताल्लुक भी बर्दाश्त रहना चाहिए। तनकीद एक दूसरे पे होती है, तनकीद भी करनी चाहिए और तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए। तो इसलिए अ, बिल्कुल तहज़ीब के दायरे में रह के हम सबको अपना जो नुक्ता नज़र है बयान करना चाहिए। मैं ओवरऑल भी ये सब कह रहा हूँ, बहुत बुनियादी बात है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल मीडिया पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, तहरीर लिखते हैं, तो आपने अपनी बात करनी है तो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज़ में कीजिएगा, तहज़ीब के दायरे में रह के कीजिएगा। यही हमारी अखलाकी अक़दार हैं, मशरक़ी रिवायात हैं और हमारा दीन भी हमें यही कहता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते हैं। और गालिम गलौज से इज्तनाब कीजिए। बिल्कुल तनकीद करें, इख्तलाफ रखें और इख्तलाफ होना भी चाहिए। इख्तलाफ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये आज मैंने फिर इकरार साहब का, इकरारुल हसन का सुना पूरा, व्लॉग भी सुना। तो बुनियादी तनाज़ा क्या है? असल बुनियादी वजह बता दूँ कि ये क्यों इतना ज़्यादा है, बर्दाश्त क्यों नहीं रही? ये जो जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और फिस्तायत के जो थपेड़े हैं और जो बदतरीन किस्म की फसाइयत, उसकी वजह से टेम्परामेंट लूज़ हो गया है सबका, और ख़ास तौर पे अशराफिया का तो बिल्कुल ही लूज़ हो गया है। और ये टेम्परामेंट लूज़ होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बर्दाश्त नहीं रही, इख्तलाफी बात सुनने की बर्दाश्त नहीं रही, ये होनी चाहिए। तो एयरपोर्ट पे उनका झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि आपस में उन दोनों ने बात की है। जो जो मैंने सारी गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू में इकरार ने भी यही बताया कि दोनों फिर बाद में मैंने कुछ और अपने दोस्तों से भी पूछा लाहौर में फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा कि वो आपस में उन्होंने जुमला बोला, इकरार साहब आ रहे थे और आ रहे थे तो उन्होंने इमिग्रेशन वगैरह करवानी थी, तो उन्होंने एक ने दूसरे के कान में कहा कि इनका जो है वो हशर जो है वो भी जवाद अहमद जैसा होगा। और जवाद अहमद जो है वो गुलूकार हैं और उनका भी एक, वो भी पॉलिटिक्स में आए हैं, वो काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से। और जवाद अहमद भी इमरान खान के नाक़िद हैं बहुत ज़्यादा, और इकरार भाई जो हैं वो भी इमरान खान के बहुत ज़्यादा नाक़िद हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा, ये जुमला जहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। उसके बाद फिर वो एक तवील डिस्कशन हुई और एक दूसरे को काफ़ी इकरारुल हसन ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऊँची आवाज़ में आवाज़ें बुलंद उन्होंने गुफ्तगू भी की और वो मुसलसल ये कह रहे थे कि आप जो है वो माफ़ी माँगे। तो उनका जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि मैंने आपसे बात नहीं की और मैंने आपसे बात ही नहीं की, इसलिए मैं कैसे माफ़ी माँगूँ। बहरहाल ये तनाज़ा बढ़ता-बढ़ता वो सोशल मीडिया की जब ज़ीनत बना, तो सोशल मीडिया में ये वायरल हो गया और अब उसमें जो बुनियादी नुक्ता है, असूली बात जो है, वो ये है कि पहली बात है कि टेम्परामेंट लूज़ किया है। टेम्परामेंट को लूज़ नहीं करना, क्योंकि इक़रार ने क़यादत करनी है और उन्होंने एक सियासी जमात बना ली है, सहाफ़त से उन्होंने एयरवाई से इस्तीफ़ा दे दिया है, सहाफ़त छोड़ दी है, तो टेम्परामेंट काबू में रखिए। क्योंकि एक पॉलिटिशियन का जो है, सियासतदान का टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी होता है और जो अपने जज़्बात पे काबू पाता है, अवाम तनकीद भी करते हैं, क्योंकि अब वो अवाम हैं, आपके सामने जो खड़े हैं, वोटर है वो, और वो आपसे सवाल भी करेगा, तो अपने जज़्बात पे काबू रखिएगा जी, तनकीद सुननी पड़ेगी और आगे बात भी करनी पड़ेगी। बहरहाल ये सब कुछ हो गया और उसके बाद एक बात जो है, जो एक एक बहुत अच्छी बात की इकरार ने, वो ये कि ये जो यूनिफ़ॉर्म वाला बंदा है, ये हमारे टैक्सों से है और ड्यूटी पे है और इसको बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी है। और लेकिन अब ये असूल, क्योंकि मुझे खतरा है कि इस बेचारे की नौकरी ना चली जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू, मोहसिन नकवी का भी तज़किरा बार-बार हुआ इस डिबेट में, जो पूरी वीडियो है। और
आर्मी चीफ का भी बार बार हुआ इसमें तस्करा। और एक जुमला इकरार ने बोला है इस गुफ्तगू के दौरान ही कि ये आप मोहसिन नकवी के अंडर काम कर रहे हैं, नंबर वन, और ये आप आर्मी चीफ की रियासत में बात कर रहे हैं। ये जुमला बड़ा था, बहुत ही कमज़ोर जुमला है। आर्मी चीफ की रियासत नहीं है जी, ये जनाब आसिम मुनीर की रियासत नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान जो है वो अवाम की रियासत है। आर्मी चीफ पूरी रियासत का, कोई भी किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ है, वो पूरी रियासत का एक कई सौ मुलाजमीन में से, कई हज़ार मुलाजमीन में से एक मुलाजिम है। और इसलिए रियासत की तारीफ में, रियासत की जुज़ियात में और रियासत के जो अज्जा हैं उसमें आर्मी चीफ की ये रियासत नहीं है। आर्मी चीफ रियासत के अंदर एक इदारा है हुकूमत, एक है अदलिया और एक है लेजिस्लेटर, जो है मुकन्नना जिसे कहते हैं, पार्लिमान। तो 3 इदारे हैं रियासत के, जिसका आईन पाकिस्तान में तस्करा है, और उनके तहत ये हुकूमत, और हुकूमत के नीचे जो इंतज़ामिया कहलाती है, हुकूमत के नीचे फिर बहुत सारी वजारतें हैं। बहुत सारे वजारतों में से एक वजारत वजारत दिफा है, और वजारत दिफा के एक वजीर होते हैं, फिर सेक्रेटरी होते हैं, फिर सेक्रेटरी के अंडर आर्मी चीफ है और नेवल चीफ है, एयर चीफ है, बाकी सारे मुसल्लह अफवाज वो उनके अंडर हैं। तो इसलिए यह रियासत नहीं है। एक बात, दूसरी बात इकरार ने बहुत अच्छी बात की कि वर्दी में ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। तो डीजीआईएसपीआर जो हैं जनाब इंजीनियर अहमद शरीफ जो हैं, वो मुसलसल पिछले 4 साल से पॉलिटिक्स के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। पॉलिटिक्स, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन से शुरू होती है, अपोजिशन को लताड़ना शुरू करते हैं और अपोजिशन पे ख़त्म हो जाती है। और अपोजिशन में भी उनके पसंदीदा तरीन, महबूब तरीन जो है वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और अब महमूद खान चौधरी साहब भी उनमें शामिल हैं, और अख्तर मिंगल साहब भी शामिल हैं। वो सबको ये है जनाब डीजीआईएसपीआर। तो वर्दी में ना ही आसिम मुनीर साहब को पॉलिटिक्स करने की इजाज़त है, ना ही डीजीआईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त है, ना ही किसी और फौजी सरबराह को, अपने इदारे के सरबराह को इस बात की इजाज़त है, ना पुलिस को है, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी को है, ना ही अदलिया को है। पॉलिटिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ सिविलियन आ सकते हैं, पॉलिटिशियंस आ सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम आ सकते हैं, और उसका एक कैटेगरी मौजूद है। तो हम इस सारे मामले में सिर्फ़ इतना कहेंगे, इक़रारुल हसन साहब से, हमारे छोटे भाई हैं, कि जनाब आप पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, आपका कद-काठ अब बहुत बुलंद हो गया है। अब आप कई सौ सहाफ़ियों में, हज़ारों सहाफ़ियों में से अब सहाफ़ी, एक सहाफ़ी नहीं रहे, बल्कि आप एक सियासी जमात के सरबराह हैं। तो सियासी जमात का नाम भी अवाम राज पार्टी है, और इसलिए आप अपने आप को ज़रा काबू में रखिए और तनकीद सुनिए भी, और ये मामला ये अच्छे तरीके से भी हैंडल हो सकता था, और कोई इसमें कोई मज़ाक का नहीं है। अब मुझे सिर्फ़ एक ही दुःख है कि कहीं इस बेचारे की नौकरी ना चली जाए, और अगर नौकरी जाएगी तो सारे के सारे पीछे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को बार-बार उसका किया गया, एड्रेस किया गया और तवज्जो दिलाई गई, और चूँकि एफआईए मोहसिन नकवी साहब के अंडर है, लिहाज़ा वो ज़रूर कोई ना कोई हरकत फरमाएँगे, और इस पे ज़रा मैं ज़रूर कहूँगा कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये सदर ट्रंप पे रात हुआ जी, हमला हुआ, और सदर ट्रंप नहीं थे सिर्फ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीब थी। कुछ तो मैंने सुबह अपने व्लॉग सेशन में, लाइव व्लॉग में बता दिया था, सारी तफसीलात से आगाह कर दिया था। अब ज़रा उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं। सदर ट्रंप अकेले नहीं थे, सदर ट्रंप थे, उनके साथ नायब सदर थे, उनकी काबीना के अरकान थे, एफबीआई के हेड थे, बाकी सारी की सारी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और अमेरिकी इंतज़ामिया है, वो सारे के सारे उधर मौजूद थे। और बहुत ही वीआईपी जो है वो प्रोग्राम था, और ज़ाहिर है जिसमें अमेरिका के सदर हों और नायब सदर हों, यानी कि नायब सदर को सर्वाइवर कहा जाता है, और बिलअमूम ये इकट्ठे सफ़र भी नहीं करते, सदर और नायब सदर कभी इकट्ठे सफ़र नहीं करेंगे, अलग-अलग सफ़र करेंगे, अलग-अलग जहाज़ों पे करेंगे, क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो जो हैं उनके जगह नायब सदर आ जाएँगे फ़ौरी तौर पे। और इस पे फ़िल्में भी बनी हुई हैं, एक सर्वाइवर भी एक फ़िल्म है, वो भी, इसमें फ़िल्में भी बहुत बनी हुई हैं। सदर, अगर अमेरिका के सदर कभी कुछ हो जाए, अगवा हो जाएँ या महबूस हो जाएँ या क्या हो जाए, तो उसके फ़ौरी बाद क्या निज़ाम है। तो एक तो ये था, और उसमें जिस तरीके से ये वाक़या हुआ, यकीनन सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही है,
کیونکہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ واشنگٹن کا ہلٹن ہوٹل تھا، اور وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے جو کورسپونڈنٹس ہیں، میڈیا پرسنز، ان کے اعزاز میں ایک ڈنر تھا، اور صدر ٹرمپ اور ان کی پوری کابینہ وہاں پہ موجود تھی، اور سیکورٹی کے مہا سخت انتظامات تھے، یقیناً ہونے چاہیے، بہت زیادہ انتظامات تھے، پھر بھی جو ہے وہ شوٹر پہنچ گیا، اور شوٹر کے پاس ایک نہیں دو گن تھیں، اور دونوں بڑے ہتھیار تھے، آٹومیٹک ہتھیار تھے، اس کے پاس چاقو بھی تھے، اور پھر اس طرح کا جو معاملہ ہے، اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور وہ ایک اسکول ٹیچر، اسکول ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، وہ نوجوان ہیں، اور 35 سال کا 30-35 سال کی ان کی عمر ہے، اور وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسی ہوٹل میں قیام پذیر تھا، اور اس کا کمرہ بھی سیل کر دیا گیا ہے، اس کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور اب معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ تقریب کب ہونا تھی؟ بہت پہلے ہونا تھی۔ یہ ساری انفارمیشنز کیسے لیک ہوئیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں ہوٹل میں یہ تقریب ہوگی؟ مجھے یاد آ رہا ہے اچھی طرح کہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ زیاد صاحب جو تھے، سوری مشرف صاحب جو وہ تھے، اس وقت ان کا دور حکومت تھا، اور شوکت عزیز تھے وزیر اعظم، تو میریٹ ہوٹل رمضان المبارک میں ایک گاڑی سے بارود سے بھری ہوئی گاڑی آئی، اور اس نے اسلام آباد میریٹ ہوٹل کو اڑا دیا تھا، تو وہاں پہ بھی ایک تقریب منعقد ہونا تھی، اس تقریب کو کینسل کروا دیا گیا تھا، اور وہ تقریب جو میریٹ ہوٹل میں ہونی تھی وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس میں رکھوا دی گئی، اسی وجہ سے کہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی تھی میریٹ ہوٹل، ایسا ایونٹ، کیونکہ اس وقت پیک تھا، 9/11 کے بعد کا زمانہ تھا، اور حالات واقعات ایسے تھے، تو سیکورٹی جب چیک کی گئی تو میریٹ ہوٹل کو جو ہے وہ انسیکیور ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہاں مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ بکنگ ہوئی کینسل کی گئی تھی، اور وہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں ہو رہی تھی جب وہ واقعہ ہوا، اور اگر خدا نخواستہ وہ تقریب نہ ہو، کینسل کی ہوتی، تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ وائٹ ہاؤس والا واقعہ جو ہے، سوری واشنگٹن والا واقعہ اور حملہ آور، اور پھر حملہ آور کا وہاں پہ قیام پذیر ہونا، وہاں پہ اس کا پاس اتنا اسلحہ ہونا، اور یقیناً وہ اکیلا نہیں، اور اس نے پورا پلان کیا ہوگا، اور پلان کر کے کسی نہ کسی کے ساتھ رابطے میں ہوگا، اور ہوٹل میں آپ کو معلوم ہے کہ اسلحہ کیسے پہنچتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل چیک کیے جاتے ہیں، اور اگر اتنا زیادہ اسلحہ وہاں پہ پہنچ گیا تو از خود یہ ایک بہت بڑی بات ہے، خطرناک بات ہے، تو اس پہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، کیونکہ ہدف جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، جس میں ظاہر ہے سب سے پہلا جو ہے جی خدشہ، وہ تو یہی جاتا ہے کہ جو اس تقریب کے ہیں روح رواں، وہی ہیں، اور پھر صدر ٹرمپ پہ اس سے پہلے 2 دفعہ واقعہ بھی ہو چکا ہے، ان پہ اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہے، تو بہرحال یہ ابھی تک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہیں اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے بعد ابھی تک جو ہے مزید کوئی خبر جو ہے وہ بریف نہیں کیا گیا۔ اب صدر ٹرمپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اور انہوں نے آ، آج صبح، کل بھی ہلکا سا تذکرہ کیا کہ آج پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات جو کچھ ہوا وہ بالکل وہی وجہ ہے کہ ہماری عظیم فوج، سیکرٹ سروس، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مختلف وجوہات کی بنا پر پچھلے 150 سالوں کے ہر صدر اس بات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے احاطے میں ایک بڑا، محفوظ اور سیکورٹی سے بھرپور بال روم بنایا جائے، یعنی کہ سیکورٹی روم بنایا جائے، تقریب حال ہونا چاہیے وائٹ ہاؤس کے اندر ہی، باہر جانا ہی نہ پڑے، تقریبات بھی وہیں ہوں۔ اگر وائٹ ہاؤس میں اس وقت زیر تعمیر فوجی سطح کا خفیہ بال روم پہلے سے موجود ہوتا تو یہ واقعہ کبھی پیش نہ آتا، اور اسے جتنی جلدی ممکن ہو مکمل کیا جانا چاہیے، اور اگرچہ یہ خوبصورت ہے لیکن اس میں اعلیٰ ترین سیکورٹی خصوصیات موجود ہیں، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی کمرہ نہیں ہوگا جہاں سے غیر محفوظ افراد داخل ہو سکیں، اور دنیا کی سب سے محفوظ عمارت یعنی وائٹ ہاؤس کے اندر واقع ہوگا، اور بال روم کے خلاف یہ مضحکہ خیز مقدمہ جو خاتون نے اپنے کتے کو گھماتے ہوئے دائر کیا ہے، جس کا اس مقدمے میں کوئی قانونی حق نہیں بنتا، فوراً خارج کیا جانا چاہیے، اور اس کی تعمیر کسی قسم کی رکاوٹ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ منصوبہ بجٹ کے اندر ہے اور مقررہ وقت سے کافی آگے چل رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ہے کہ بال روم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایک خاتون نے عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے،
اور عدالت نے منع کیا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ فوراً جو ہے وہ مقدمہ واپس لینا چاہیے، بال روم کی اجازت دینی چاہیے اور بار روم جلدی جلدی کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے صدر ٹرمپ نے اس سارے واقعے کو اس طریقے سے فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کم از کم بیانیہ بنایا جا سکتا ہے اور اسی چکر میں بال روم تو تعمیر کروایا جائے۔ تو دوسری جانب ایران نے موساد سے تعلق کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی ہے اور اس میں جی تقریباً 4 لوگ جو ہیں وہ اس میں ہیں نشانے 4 لوگ انہوں نے اس الزام میں پکڑے تھے اور ایک کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ہے، کچھ کو پچھلے دنوں بھی پھانسی دی گئی تھی اور اس طریقے سے جیسے جیسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ اور اسی طریقے سے اسرائیل میں ایران کے لیے کام کرنے والے بھی ان کی فورسز میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے۔ ایک کا اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ ایک جو F-15 طیارے پہ کام کرتا تھا ان پروجیکٹ پہ، ان کے رابطے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ تھے اور ایران کو خفیہ معلومات اسرائیل سے متعلق ایران کو پہنچائی جا رہی تھیں، ان کو دھر لیا گیا۔ تو مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ایران میں موساد کے جاسوس ہیں اور اسرائیل میں ایران کے جاسوس ہیں اور یہ ایک اچھا نیٹ ورک دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے اور دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس ادارے یہ کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ایرانی عدلیہ کی خبر رساں ایجنسی میزان نیوز ایجنسی کے مطابق عرفان کیانی کو جنوری میں اصفہان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں سمیت متعدد الزام میں مجرم قرار دیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ مساوات کے لیے ایک مشن پر تھے، لہٰذا ان کو پھانسی دے دی گئی ہے۔